Good morning, students. Today I will further continue the 10th chapter of history. After raiding Delhi in 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly. 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ीं। into Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Orissa in the east, and into Karnataka and the Tamil Nadu, Telugu countries in the south. वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। These were not formally included in the Maratha Empire, but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने लगी। Expansion brought enormous resources, but it came at a price. These military campaigns also made other rulers hostile towards the Maratha। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। As a result, they were not inclined to support the Marathas during the Third Battle of Panipat in 1761। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। Alongside endless military campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। Once conquest had been completed and Maratha rule were secure, revenue demands
were gradually introduced, taking local conditions into account. जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। एग्रीकल्चरल वाज इनकरेज एंड ट्रेड रिव्यूड, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। दिस allowed मराठा चीफ यानी सरदार्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा and Bhosle of Nagpur the resources to raise powerful armies. इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। मराठा campaigns into Malwa in the 1720s did not challenge the growth and prosperity of the cities in the region. 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियाज patronage and इंदौर अंडर होलकर्स। सत्रह सौ 20 के दशक में क्या हुआ, जब मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्रों में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई, तो उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। बाय ऑल अकाउंट्स दीज सिटीज वर लार्ज एंड prosperous and functioned as important commercial and cultural centers. ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज विद इन द एरियाज कंट्रोल्ड बाय द मराठास। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द चंदारी रीजन नाउ फाउंड ए न्यू आउटलेट इन पूना। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को
मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार व्यापार में संलग्न था। The Marathas' capital Burhanpur, which had earlier participated in the trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east. बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। द जाट like the other states, the Jat consolidated their power during the late 17th and 18th centuries. अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की, यानी मजबूत की। अंडर देयर लीडर चूड़ामन, they acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi, and by the 1680s they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। फॉर ए व्हाइल दे बिकम द वर्चुअल custodians of the city of Agra. वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। The Jats were prosperous agriculturists, and towns like Panipat and Ballabgarh become important trading centers in the areas dominated by them. जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में
पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। When Nadir Shah shocked Delhi in 1739, many of the city's notables took refuge there. 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। His son Jawahar Shah had 30,000 troops of his town and hired another 20,000 Maratha and 15,000 Sikh troops of fight the Mughals. नादिर शाह के पुत्र जवाहर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर या बलबूत पर वह मुगलों से लड़ा। While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style at Dig, the Jats built an elaborate garden place combining styles seen as Amber and Agra. जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। Its buildings were modeled on architecture forms first associated with royalty under शाहजहां। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दींग की इमारतें इन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थीं। यानी जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग बनवाया।
शाही वास्तुकला से जिन रूपों की पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीन की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। थैंक यू।